स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, वेक्टर होता क्या है? ठीक, जैसे ये लाइन, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। पर आपको ये नहीं पता है कि ये लाइन इधर जा रही है या ये लाइन इधर जा रही है, पता नहीं है ना। अगर मैं सिर्फ इतना ही डायग्राम बना दूं तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है क्या, लाइन सेगमेंट दिखाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। अब मैं सेम लाइन बना दूं और यहाँ पे एक एरो बना दूं, तो इसको बोलेंगे वेक्टर। बस इतना ही फर्क है लाइन सेगमेंट और वेक्टर। जब एक डायरेक्शन मिल जाती है इसको, तो ये क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। बात समझ में आ रही है भाई आपको? ठीक, क्लियर है। वेक्टर में इनिशियल पॉइंट होता है ए और आखिरी पॉइंट बी अगर है, ठीक, तो ए को क्या बोलते हैं, जो जहां से शुरू हो रहा हो उसे क्या बोलते हैं, टेल ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, टेल ऑफ वेक्टर, पूछ, जहां से पीछे, जो पीछे का पार्ट। और जो जहां जा रहे हो आप, जो मेन आखिरी वाला पॉइंट है, उसे क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड ऑफ वेक्टर बोलते हैं। समझे क्या? और ए बी की लंबाई कितनी है, वो कैसे दिखाते हो, मॉड से दिखाते हो। मॉड मतलब होता है उसकी लंबाई। क्लियर है। लंबाई ज्यादातर आपको सेंटीमीटर या मीटर में नहीं दी होगी, बल्कि यूनिट में दी होगी। ऐसे लिखा होता है 5 यूनिट लंबाई। समझ में आ रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं इसी वेक्टर को लिखूं, सेम टू सेम वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, मतलब एरो जो है वो इधर की जगह किधर बना दूं, इधर बना दूं। तो बताओ तो ये वेक्टर का नामकरण क्या होगा, इस वेक्टर का नामकरण क्या होगा, ये कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है या बी से ए जा रहा है, ये कहां से कहां जा रहा है, बी से। तो अब इस वेक्टर का नाम चेंज हो गया, इसका नाम क्या हो गया, बी ए वेक्टर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बी ए वेक्टर। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ए बी वेक्टर भी लिखा जाता है। जब ए बी की डायरेक्शन बदलनी हो तो सिर्फ पीछे क्या लगाया जाता है, माइनस। माइनस मतलब कि वो इंसान वेक्टर की डायरेक्शन को पलट रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है कि वेक्टर की डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर रहा है। अब मुझे ये बताइए कि ये दोनों वेक्टर की लंबाई सेम है या अलग अलग। एक सेकंड, लंबाई बताओ, लंबाई सेम है कि अलग अलग है, ए बी वेक्टर की लंबाई और पी क्यू की लंबाई सेम है क्या, सेम तो नहीं है। लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, पैरेलल वेक्टर है क्या ये, क्या ये पैरेलल वेक्टर्स है, बिल्कुल, है ना। तो जब पैरेलल वेक्टर होते हैं, ठीक है, तो फिर उनकी लंबाई भले ही बराबर ना हो, फिर भी उनको क्या बोला जाता है, पैरेलल वेक्टर ही बोला जाता है। ठीक है, क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, कहलाएंगे क्या, सुनना, क्या ये दोनों, क्या ये दोनों वेक्टर भी पैरेलल हैं, आर एस वेक्टर क्या पैरेलल है। चलो थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक। अभी आप सोच समझ के बताना कि आर एस वेक्टर क्या पैरेलल है ए बी के या बी ए की। भले ही पै- है, भले ही डायरेक्शन अपोजिट है, तो भी वो क्या कहलाएगा, पैरेलल। याद रखना ये कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, दोनों पैरेलल है, ए बी भी पैरेलल है, ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू आर एस वेक्टर। और ए बी क्या, हाँ उस पर आ रहा हूँ, इस पर रुक जाओ, ठीक है, सुनना भाई। अब ये बताइए, ए बी और पी क्यू की डायरेक्शन क्या है, ए बी और पी क्यू की डायरेक्शन सेम है या उल्टी है, सेम। और ए बी और आर एस की डायरेक्शन क्या है,
ठीक है, ओके। अब सुनना ध्यान से, ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये दोनों ही वेक्टर एक्चुअली में पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं, भले ही डायरेक्शन उल्टी हो फिर भी क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर। लेकिन ए बी और आर एस जो है वो कहला जाते हैं, ए बी और पी क्यू की डायरेक्शन क्या है, सेम टू सेम है, ए बी और पी क्यू की डायरेक्शन सेम है, तो इन्हें हम बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। क्या बोलते हैं भाई, लाइक वेक्टर्स। बात समझ में आ रही है, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होता है लाइक वेक्टर्स। कितना क्लियर है। और अगर डायरेक्शन उल्टी है, अगर डायरेक्शन क्या है, उल्टी डायरेक्शन है, तो इसे क्या नाम दोगे आप, अनलाइक वेक्टर्स। क्या बोलोगे, अनलाइक वेक्टर्स। अभी सुनना, ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है बहुत लोगों को, वो कंफ्यूजन में दूर कर, ठीक है। अगर आपका वेक्टर पैरेलल हो, फिर डायरेक्शन बिल्कुल सीधे हो या उल्टी हो, दोनों को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर। ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है, क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, नहीं। क्योंकि पैरेलल होना चाहिए भले ही डायरेक्शन उल्टी हो या सेम टू सेम। इतना क्लियर है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताइए। इज इट ओके, इज इट ओके, बताइए। अब मैक्सिमम वेक्टर क्या होते हैं, उन्हें बोलते हैं ना ही वो, ठीक है, ना लाइक है ना अनलाइक है। जैसे ये वेक्टर कौन सा है, नॉन लाइक और नॉन अनलाइक। जो ना, जो पैरेलल ही ना हो तो उसे बोलते हैं नॉन लाइक नॉन अलाइक, ठीक। कुछ बुक्स में ऐसे भी आपको मिलेगा कि अनलाइक को क्या बोलेगा, अनलाइक को क्या बोलेगा, जो ये भाई साहब बोल रहे थे एंटी पैरेलल, क्या बोलेगा, एंटी पैरेलल। बट एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो होता है इसका मतलब अपोजिट नहीं होता है पैरेलल का, याद रखना। एंटी पैरेलल्स मतलब पैरेलल का ही एक पार्ट है जिसकी डायरेक्शन क्या है, उल्टी है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी, आर नॉट द अपोजिट ऑफ पैरेलल, ठीक है ना। एंटी पैरेलल वेक्टर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर, वो उल्टा नहीं होता उसका। उल्टा कौन होता है पैरेलल का, पैरेलल का उल्टा क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन ना सीधे हो ना उल्टी हो, बिल्कुल अपोज, बिल्कुल ही अलग हो, उसे क्या बोलते हैं, नॉन लाइक नॉन अलाइक वेक्टर्स। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। ये बड़ा फेमस होता है, इसे बोलते हैं एनएल एन ए। क्या बोलते हैं, एनएल एन ए। जो वेक्टर्स ना पैरेलल हो ना ही वो एंटी पैरेलल, उसे बोलते हैं एनएल एन ए वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर लाइक या अनलाइक कोई आपसे बोले तो समझ जाना क्या है, दोनों ही पैरेलल में ही आते हैं, है ना। ये दोनों ही पैरेलल वेक्टर्स की ही कैटेगरी है, ठीक है। ये कुछ बेकार की बुक हैं तो वो बोलती हैं, अदरवाइज एंटी पैरेलल शब्द ही यूज नहीं होता इस चैप्टर में। फिजिक्स में कुछ लोग यूज करते हैं, मैथ्स में एंटी पैरेलल वेक्टर जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। किसी को बकवास करनी तो कुछ बुक्स में लिख दिया रहता है। तो पैरेलल वेक्टर्स का ही एक, ठीक है, दो हिस्से होते हैं, एक होता है लाइक, एक होता है अनलाइक। अनलाइक को ही कुछ किताब में क्या लिख दिया जाता है, एंटी पैरेलल, ठीक है। दरअसल पैरेलल का उल्टा होता है नॉन लाइक नॉन अलाइक, मतलब एनएल एनए वेक्टर्स। इतनी बात समझ में आ रही है भाई, आ रही है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि ये है ए बी वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, ए बी। सुनना था, इसकी लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर या 8, तो ये एनएल एनए वेक्टर वो होता है जो पैरेलल ना हो, मतलब अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो वो क्या हो गया, तो भी वो पैरेलल में ही आते हैं। और दो वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट उल्टी हो
तो भी वो पैरेलल में ही आता है। दोनों, ये दोनों ही पैरेलल। ठीक। उस एक, बस इसको क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर, और इसे क्या बोलते हैं, अनलाइक। अनलाइक वेक्टर का ही एक नाम होता है एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल का ही एक पार्ट है, एक केस होता है, जिसे बोलते हैं एंटी। इट्स नॉट द अपोजिट ऑफ पैरेलल। ठीक है ना। और अगर वेक्टर आपके ऐसा वेक्टर है जो ना ही मतलब किसी तरह से पैरेलल ना हो, तो उसे बोलते हैं एनएल एन, नॉन लाइक नॉन अलाइक। तो आप ये बताइए, अगर ए बी की लंबाई 8, ए बी की लंबाई कितनी है, 8, तो बी ए की लंबाई कितनी है? अगर ए बी की लंबाई 8 है तो बी ए की लंबाई क्या है? बी ए में क्या बदल गया, कुछ भी नहीं, बट डायरेक्शन क्या कर दो, पलट दो, तो बी ए बन गया। ए बी है ना, ए बी बी ए में सिर्फ इतना ही फर्क तो है। तो अगर बी ए बी 8 है तो बी ए भी कितना है, वो भी 8 ही होगा ना। हाँ या ना, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, क्लियर है। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है, सिर्फ कि वेक्टर क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं दी होती किताब में। जब उसी लाइन सेगमेंट में एरो लग जाता है तो उसे वेक्टर बोलते हैं। जहां से वेक्टर चालू होता है उसे क्या बोलते हैं, जहां से चालू होता है उसे उसे क्या बोला जाता है, मैं सही कर दे रहा हूँ। तो ए जो है वो टेल है, जहां से चालू हो रहा है, और जहां तक जा रहा है आखिरी पॉइंट क्या होता है, हेड होता है वेक्टर का। ठीक है। बी ए को बोलते हैं कुछ लोग माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। माइनस मतलब कि आपने वेक्टर सेम रखा है, बस डायरेक्शन पलट दी उसकी। ठीक है। फिर मैंने बताया कि जो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो दो तरीके से पैरेलल होते हैं, या तो दोनों बिल्कुल ही सेम डायरेक्शन में होंगे, या तो उल्टी डायरेक्शन में होंगे। अगर सेम है तो भी पैरेलल है, और उल्टा है तो भी पैरेलल है। इस जब सेम होते हैं तो उसे बोलते हैं लाइक वेक्टर्स, और जब अनलाइक, और जब उल्टी डायरेक्शन होती है तो बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स। इतना ही फर्क है। अनलाइक वेक्टर्स का ही एक नाम होता है एंटी पैरेलल। और कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जो ना पैरेलल होते हैं, ना, सॉरी, जो किसी भी एंगल से पैरेलल नहीं होते, तो उन्हें बोलते हैं नॉन लाइक नॉन अलाइक, यानी एनएल एन ए। ठीक है, इतना क्लियर है। चल, अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, समझते हैं क्या होता है हाँ जी, बोलिए, बोलो बोलो। एनएल उन दो वेक्टर को बोलते हैं जिनकी डायरेक्शन जो पैरेलल नहीं हो, बस पैरेलल नहीं है तो फिर एनएल हो गया। सीधी सी बात है, एक तीन शब्द की डेफिनेशन है। दो वेक्टर अगर पैरेलल नहीं है तो फिर वो एनएल हो गया, यानी नॉन लाइक नॉन लाइक। जैसे दो लाइन पैरेलल है, अगर भले ही डायरेक्शन उल्टी है, तो ये क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर्स। ये पैरेलल वेक्टर्स, पर इनको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स के दो किस्म होते हैं। ये किस किस, अनलाइक, जब पैरेलल नहीं होगा तो फिर वो चुपचाप क्या हो जाएगा, एनएल हो जाएगा। ठीक है ना। अब सवाल आता है इक्वल वेक्टर्स क्या होता है। देखिए, ए बी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर, ये दोनों इक्वल कब होते हैं, मतलब हम ये कब कहते हैं कि ए बी जो है वो बराबर है पी क्यू के, ये कब कहा जाता है, जब उसकी डायरेक्शन भी सेम हो और लेंथ भी सेम। समझ में आ रही बात। अगर मैं कहूं ये ए बी है, इसकी भी लेंथ 2 यूनिट है, ठीक, और ये है पी क्यू, इसकी भी लेंथ 2 यूनिट है, दोनों की लंबाई बराबर बराबर है, तो क्या ये इक्वल वेक्टर हो गए, नहीं हुए। इक्वल वेक्टर तब होते हैं जब दोनों चीजें हो, उनकी डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन क्या हो, सेम डायरेक्शन, और उनकी लेंथ भी क्या हो, सेम हो। ठीक है।
जब दोनों एक साथ होगा, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, अगर दोनों क्वालिटी होगी ना, तभी हम कहेंगे कि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर। तो पी क्यू और ए बी क्यों इक्वल नहीं है बताइए? लंबाई तो सेम है, डायरेक्शन देखो सेम नहीं, ठीक है ना, डायरेक्शन सेम नहीं। चलो ये बताइए कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, आर एस वेक्टर, और ये एक वेक्टर है एम एन वेक्टर, ठीक है। दोनों की लंबाई 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और दोनों ही पैरेलल है। क्या आप कहेंगे कि इक्वल वेक्टर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन सेम टू सेम नहीं, पैरेलल नहीं चाहिए, सेम चाहिए, बिल्कुल सेम चाहिए। आप समझ में आई बात क्या नहीं आई आपको? बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन चाहिए, सॉरी डायरेक्शन चाहिए। तो ये भी आर एस और एम एन बी क्या है? इक्वल नहीं, लंबाई सेम है पर डायरेक्शन बिल्कुल सेम नहीं, है कि नहीं? क्लियर है? ध्यान से समझना, वेक्टर की पहली क्लास है, पूरा बेसिक इसमें आप सीखोगे, ठीक है, फिर वो बेसिक ही आप आगे यूज करते रहोगे बाद में। इतना समझ में आ रहा है सबको? बोलो, क्लियर है? ठीक है, 20 नंबर लेके आओगे, और बहुत सही तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, एक्सपर्ट हूँ मैं इस चैप्टर का। कहीं कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए बना ही ले जाओ, चाहे दुनिया का कितना कठिन क्वेश्चन कोई दे दिया, ठीक। अब एक महत्वपूर्ण चीज आती है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ये बहुत अच्छे समझना क्या होता है। जैसे यार ये एक वेक्टर है ए बी, इसकी डायरेक्शन है ये, और लंबाई है 8 यूनिट्स, 8 यूनिट की लंबाई है इसकी, ठीक। आप क्या करो, इसी वेक्टर की डायरेक्शन मत बदलो, इसी को काट दो। ये लो, इतना बड़ा सा काट दो, आपने काट दिया यही पर, और इसकी लंबाई है 1 यूनिट से, ठीक है ना, समझ लो। आपने ए बी को क्या कर दिया, काट डाला, ठीक है, और उसकी लंबाई 1 यूनिट है, ठीक है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? राइट। तो इसको बोलेंगे कि ये जो वेक्टर है ना, जो आपको दिख रहा होगा ए से लेकर एम तक, इस एम को बोलेंगे, एम जो है वो यूनिट वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर है ए बी, क्यों? ठीक है, यूनिट वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन वही रहे, बस लंबाई 1 यूनिट होनी चाहिए, 1 यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए, 1 यूनिट ही होनी चाहिए। तो हम उसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन। हम क्या बोलते हैं कि ये ए एम जो है वो ए बी का यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को ऐसे दिखाया जाता है कि ए बी के ऊपर एक कैप लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? कैप। कैप मतलब होता है कि ए बी का यूनिट वेक्टर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत आपको पता होगा वेक्टर का, जैसे मैं कहूँ कि एक ए बी वेक्टर है, जिस जो लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो बताइए ए बी की लंबाई कोई बताएगा मुझे कितनी? ए बी की लंबाई कितनी होती है? फॉर्मूला याद आ रहा है क्या किसी को? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसका क्या करते थे? अंडर रूट करते थे, है ना। तो ए बी वेक्टर की लंबाई अपने को मिल जाती थी, कितनी आती थी वो? बताइए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये कितना आता? √29 आता, ठीक। अब ए बी बड़ा सा एक वेक्टर है जिसकी लंबाई खूब ज्यादा है, कितनी लंबाई है उसकी? 29 का रूट है, ठीक, बड़ा सा वेक्टर है। आपको उसको काटना है और उसका यूनिट वेक्टर बनाना है। क्या करना है? यूनिट वेक्टर। तो आप क्या करेंगे, उस ए बी का यूनिट वेक्टर कैसे बनता है? उस वेक्टर
बिल्कुल, उस वेक्टर की को उसी के लंबाई से डिवाइड कर दो। तो उसकी लंबाई उन कितनी है बताओ, उसकी लंबाई कितनी है? ए बी की लंबाई, इस पूरे वेक्टर की लंबाई बताओ भैया, क्या लंबाई है? √29। अगर मैं इसी की लंबाई से इसको डिवाइड कर दूं तो ये बौना बन जाएगा। बौना मतलब कितना? 1 यूनिट का। इसको काटना ही तो है आपको, छोटा छोटू बनाना है। तो छोटू कैसे कैसे बनेगा? लंबा आदमी है, उन 29 इसकी लंबाई है। इसको छोटू कैसे बनाओ? 1 यूनिट का कैसे बनाओ? उस वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो? √29 से। तो आप उसको √29 से क्या करोगे? डिवाइड करो। ठीक, तीनों से, तीनों को। ये आपका ए बी का यूनिट वेक्टर हो गया। बात समझ में आ रही है? आ रही है? मान लो यार ये एक आदमी है, सॉरी, ये एक पुतला है दुकान में। तुमने कहा यार ये पुतला बहुत अच्छा है, पर ये 8 फीट का पुतला है। तुमने कहा ये मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है खेलने के लिए, है ना? आप मैकडोनल्ड में गए, आपने देखा यार ये एक फोटो लोग खिंचाते हो, आपने कहा ये बहुत बढ़िया है ना? पर मेरे घर में इतना स्पेस नहीं है, मुझे क्या इसी को छोटा करके दे सकते हो क्या? तो इनडायरेक्ट, और आपने कहा कि कितने फीट का बना दो इसको, सेम डिजाइन दो लेकिन कितने फीट का हो? 1 फीट का, पर लगना सेम चाहिए, वैसे ही फेस हो, वैसे ही कलर हो, वही मटेरियल यूज करो। यानी आप इनडायरेक्टली उससे क्या मांग रहे हो? उस भुट्टे का, उस पुतले का क्या? यूनिट वेक्टर। क्या मांग रहे हो? यूनिट वेक्टर। दूसरी बात ये कि कभी कभी कोई इंसान डिमांड आपसे करेगा कि मेरे को ए बी जो वेक्टर दिख रहा है, ए बी वेक्टर, इसका 1 यूनिट मत काटो, बल्कि कितना काटो? वो कहेगा मेरे को इसको बढ़ाना है, कम नहीं करना, बल्कि इसको क्या करना है? बढ़ाना है। आप बताओ √29 कितना होता है? √25 कितना होता है? 5। और √36 कितना होता है? 6। तो बीच में कहीं क्या आएगा? √29 आएगा, यानी वैल्यू, वैल्यू कहीं 5.5 के आसपास हो। अगर कोई आदमी कहे कि यार मुझे सेम डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए, जैसा डायरेक्शन ए बी का है उसी डायरेक्शन में वेक्टर दो मुझे, लेकिन उसकी लंबाई जो हो वो 10 यूनिट हो, मतलब वो क्या कम करना चाह रहा है कि खींचना चाह रहा है? बताओ। अगर वो 10 यूनिट की डिमांड कर रहा है तो वो इसको खींचना चाह रहा है, बड़ा करना चाह रहा है कि नहीं? तो जब बड़ा करना हो तो डायरेक्ट बड़ा करने का दुनिया में कोई तरीका नहीं होता है। पहले आप क्या करोगे? उसको, उसका यूनिट वेक्टर बनाओगे। पहले क्या करोगे? यूनिट वेक्टर बनाओगे, और फिर उसको कितना गुना बढ़ाओगे? कितना गुना बढ़ाओगे? 10 गुना। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ए बी के डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाओ जिसकी डायरेक्शन सेम ए बी जैसी हो और उसकी लंबाई 7 यूनिट है, तो क्या करोगे? पहले क्या करोगे? ए बी को यूनिट बनाओगे। पहले क्या करोगे? यूनिट बनाओगे, फिर उसको कितना खींचोगे? हाँ। तो यार बताओ, यूनिट वेक्टर तो बन गया है, ये यूनिट है। अब 7 यूनिट लंबाई रखनी है तो क्या करोगे आप? 7 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 7 से आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, जे के साथ जो है, आई के साथ जो है, के साथ जो है। तो आपका वेक्टर पता है क्या आ जाएगा? 14/√29 आई कैप, प्लस 21/√29 जे कैप, और 28/√29 के। इसकी लंबाई आप निकाल लेना रफ कॉपी में, तो कितनी लंबाई कैसे निकलती है बताओगे? कैसे निकलती है? 14/√29 का स्क्वायर प्लस प्लस 28 बाय, ठीक है। आप देखना 7 ही यूनिट आएगा, चेक कर लेना। तो ये 196 आए, ये आप करके देखे ना। ठीक है, तो लंबाई आपको क्या मिलेगी? 7 ही मिलेगी। ठीक है। तरीका क्या होता है बताओ?
7 यूनिट बनाना है तो क्या करो, चाहे कितना भी लंबा उसको क्या बना लो, उसका यूनिट वेक्टर छोटा सा 1 यूनिट का। फिर उसको अगर 100 यूनिट चाहिए तो क्या कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर को, 100 से पीछे, इसको यूनिट वेक्टर। तो ये इसका तरीका होता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ठीक, धीरे धीरे समझोगे आप, ठीक है, इस चैप्टर के पीक तक चलेंगे हम लोग। दूसरी बात, अगर एक वेक्टर आपके पास लिखा है ए बी वेक्टर, ठीक, तो कई किताबों में इसको दो अल्फाबेट की जगह पे ऐसे लिखा जाता है कि एक अल्फाबेट, जैसे क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर। ठीक, तो घबराना नहीं, ये भी भाषा चलती है, ये लैंग्वेज भी चलती है। ठीक है, या ए बी वेक्टर को क्या लिख देगा, लिख देगा पी वेक्टर, या ए बी को क्या लिख देगा वो सामने, एस वेक्टर लिख देगा। तो ये सब चलता है। जब आप दो अल्फाबेट की जगह एक लिखोगे तो फिर आपको स्मॉल लेटर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, स्मॉल लेटर। ठीक है, तो आपको स्मॉल लेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से मेरी, ठीक, बहुत ध्यान से समझना। ये ए बी वेक्टर है, ठीक, जो ए के बराबर है। और मान लीजिए दिया हुआ है कि ए बी बोलो या ए बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, कुछ भी बोलो। मान लो वो लिखा हुआ है कि उसकी वैल्यू है 4i कैप -3j कैप और +5k कैप। तो ये जो 4 - 3 और 5 है, इन्हें पता है क्या बोला जाता है, डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है। किसके, ए बी वेक्टर के या ए वेक्टर के। ये शब्द बार बार आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी समझने में आपको। इसे क्या बोला जाता है, डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है। हाँ या ना, क्लियर है, बोलो। अब डायरेक्शन रेशियो में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एक ही डायरेक्शन रेशियो होगा ए बी का, क्योंकि अगर इसका डायरेक्शन रेशियो अनगिनत ट्रिपलेट आते हैं। जैसे अगर 4 - 3 और 5 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 8 - 6 और 10। यानी एक ही ए बी वेक्टर के कई सारे डायरेक्शन रेशियोज आ सकते हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीआरस। कुछ लोग बेवकूफ सोचते हैं कि एक ही डायरेक्शन रेशियो होता है इस वेक्टर का, तो क्या होगा, 4, -3 और 5। नहीं, ये तो होगा ही होगा, ये भी होगा। डायरेक्शन रेशियो अनगिनत आ सकते हैं। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ क्या आ जाएगा, 20 - 15 और 25 आ जाएगा। एक वेक्टर के बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज के ट्रिपलेट बहुत से होते हैं। डायरेक्शन रेशियो तो 3 होते हैं, उनमें से कोई उनमें से एक होता है 4 - 3 और 5। बात भेजे में घुस रही है कि नहीं, डायरेक्शन रेशियो एक नहीं आते, बल्कि कितने आते हैं, बहुत सारे आते हैं। एक ही वेक्टर के कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, डन। क्यों भाई, इतना क्लियर है यहाँ तक सब? ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये आता है कि यार ये डायरेक्शन रेशियो किस चिड़िया का नाम है। इस चीज को बहुत ध्यान समझना, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अब मैं ये तुम्हें ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन बताने में। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि मैं करा नहीं दूंगा, मैं करा दूंगा, बस सुनना था। प्लीज यार, जैसा मैं बताऊँ सुन लेना,
ये बस 5 मिनट की चीज है, अगर ये समझ गए ना तो ये पूरा चैप्टर समझ जाओ। इस चैप्टर का नाम है वेक्टर एंड थ्री डी। वेक्टर थ्री डी चैप्टर बहुत आसान है अगर आपने थ्री डी में पढ़ा है, और अगर आपने टू डी में पढ़ा है तो ये चैप्टर बहुत प्रॉब्लम करेगा। मैं थ्री डी में पढ़ाऊंगा वीडियो ऑन करके आपको, ठीक है ना? डोंट वरी। फिलहाल आपको बस इतना करना है कि जो मैं बताऊं वो करते रहना, हीरो मत बनना, ठीक है? ठीक। सुनो भाई ध्यान से। आप जिस भी रूम में बैठे हो, जिस भी रूम में बैठे हो, एक बार ऊपर नीचे कितनी दीवारें दिख रही हैं? एक ऊपर एक नीचे दो हो गई। ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने थ्री डी में समझ लिया। और थ्री डी में पढ़ने के लिए तुमको क्लास में आने की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ बैठे हो वही सब, वही पे ही आप सब समझ जाओ। और ठीक है, मैं कितना भी फॉर्मूला करा दूं या कोई टीचर फॉर्मूला करा दे, कभी कभी आप वेक्टर थ्री नहीं सीख सकते। आप जिस कमरे में बैठे हो वहां पे कितनी दीवारें? एक ऊपर छत, एक नीचे फर्श, एक साइड में, एक उस साइड में, और एक तुम्हारे जस्ट सामने, एक तुम्हारे पीछे। कितने वॉल्स हैं बताओ? 6 वॉल्स हैं कि नहीं? हाँ या ना? भाई सब सब लोग बताओ, 6 वॉल्स हैं कि नहीं? ठीक है। अब आप ये बताओ कि आप एक चीज देखो, ऊपर वाला जो छत है और तुम्हारे सामने वाला जो दीवार है, और तुम्हारे राइट नहीं लेफ्ट वाले देखो, अपने लेफ्ट वाले हैंड पे देखो एक वॉल है, और ऊपर वाली वॉल और सामने वाली वॉल, ये तीनों कहाँ मिल रही है? एक लाइन पर मिल रही है। अच्छा, मिल रही है। छोड़ दो, इधर देखो, इधर देखो, 1 मिनट के लिए अब ऐसे ही बनाते हैं। ये आपके घर की दीवार है, ठीक है? ये सामने की दीवार है जहाँ, ठीक है, आपको दिख रही है। और ये देखो, ठीक है, ये जा रही है एक नीचे से लाइन, ठीक है? ठीक, ऐसे ही हो रहा है। बोलो बोलो। आराम से समझना, ठीक है? बस इतना ही मेरे को थोड़ा मेहनत करेगी, बाकी चैप्टर में कुछ नहीं। ठीक, सुनना जरा ध्यान से। आप बिल्कुल, या तो बिल्कुल बेसिक डायग्राम, ठीक है, जो आप बचपन से बनाते जा रहे हो। ये तो सबको आता है ना बनाना, आता है। आराम से देखना, मत बस इतना समझ गया ना, ये चैप्टर के किंग बन जाओगे, ठीक है? आप एक पॉइंट देखो बस, रेड वाला, और कुछ मत देखो, सब भूल जाओ। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, घर की दीवार उवार सब भूल जाओ। ये रेड पॉइंट देखो बस, ठीक है? आपको सिर्फ क्या दिखना है? रेड। को दिख ही नहीं रहा, देखो बस, इधर देखो। रेड पॉइंट दिख रहा है? सुनना भाई, जो दिखा रहा हूँ देखते रहना। ये आपकी क्या हो गई? एक्स एक्सिस। क्या हो गई? एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। और ये देखो, ये क्या हो गया?
जेड एक्सिस। क्या हो गया? जेड एक्सिस। ठीक। जेड एक्सिस किस लिए बनाई जाती है बताओगे? मान लो यार, ये जो यहाँ पे मूवी चल रही है, ये मूवी चल रही है, ठीक। तो ये आदमी ज्यादा पास से देख रहा है या ये ज्यादा ज्यादा पास कौन है स्क्रीन के? वन वाला या टू वाला? समझ रहे हो? जेड एक्सिस क्या दिखाती है आपको? 3D व्यू दिखाती है ना, कि कितना, जितना आप दूर हो उतना ही आप, और यहाँ पे तीनों मिल रही है। येलो लाइन मतलब वाई एक्सिस, ग्रीन लाइन मतलब एक्स एक्सिस, और पिंक लाइन मतलब जेड एक्सिस। जहां ये तीनों मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को, रेड रेड पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है। ठीक भाई। दुनिया में कोई भी तीन वेक्टर, कोई भी तीन वेक्टर, भले वो 90 ना हो, ठीक है, तो वो हमेशा क्या बनाते हैं? एक 3D सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? हाँ। और सुनना यार, बस यहां से चैप्टर थोड़ा सीरियस हो गया है ना। ओके। देखो यार, दुनिया में मैं कह रहा हूं कि ये दो वेक्टर है। ये ए वेक्टर है और ये कौन सा है? बी वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर जो होते हैं, ठीक है, वो अगर आपस में क्या बनाते हैं पता है? आप इसको थोड़ा सा, एक पैरेलल लाइन बना दो बी वेक्टर के लिए, और एक पैरेलल बना दो किसकी? ए वेक्टर। तो आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है क्या? कोई भी दुनिया के दो वेक्टर हो, ए और बी कैसे हैं? ए लंबा है, बी कैसा है? उसकी लंबाई उतनी ज्यादा नहीं है, ए ज्यादा लंबा है। आप एक वेक्टर खींचो बी के पैरेलल, एक खींचो ए के पैरेलल, तो आपको क्या दिखेगा? पैरेललोग्राम दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है दुनिया के जो दो वेक्टर होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं? पैरेललोग्राम बनाते हैं। और जो दो वेक्टर पैरेललोग्राम बनाते हैं उसे क्या बोला जाता है? कि वो क्या है? कोप्लेनर। क्या है? कोप्लेनर। इसीलिए कहा जाता है कि एनी टू वेक्टर्स, दुनिया के कोई भी टू वेक्टर्स क्या होते हैं? ये रात रख लो। कोई पूछे यार दो वेक्टर है वो क्या कोप्लेनर है, आप कहोगे ये कैसी बात कर रहे हो? दो वेक्टर कोप्लेनर ही होंगे हमेशा, अनलेस क्या ना हो, अनलेस एंड अनटिल क्या ना हो, एक के ऊपर एक ना हो। अदरवाइज दो वेक्टर हमेशा क्या होंगे? क्या बनाएंगे? एक पैरेललोग्राम। क्या बनाएंगे? एक पैरेललोग्राम ही बनाते हैं। तो ठीक है कि नहीं ठीक है? आराम से समझो। इतनी बात तो समझ में आती है ना कि दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, और पैरेललोग्राम मतलब कोप्लेनर वेक्टर। और एक के ऊपर एक वेक्टर होगा तो वो पैरेललोग्राम नहीं बनाएगा और वो कोप्लेनर नहीं होगा। तो एक्चुअली में अगर इसको सही लिखा जाए, सही डेफिनेशन में लिखे तो क्या हो जाएगा? एनी टू नॉन कोलिनियर, है ना। कि अगर कोलिनियर हो गए, एक के ऊपर एक हो गए, तो फिर तो क्या हो जाएगा? फिर तो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, है कि नहीं? एक के ऊपर एक हो गए तो, इसीलिए मैंने क्या लिखा है? कोलिनियर ना हो। कोलिनियर मतलब एक के ऊपर एक ना हो। तो हमेशा ही क्या बनेगा? एक पैरेललोग्राम बनेगा। इसीलिए दो वेक्टर जो नॉन कोलिनियर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा क्या होते हैं? कोप्लेनर। ठीक। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? ठीक। क्या? अगर आपस में पैरेलल है,
अगर आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो वो एक्चुअली में कोलिनियर हो जाता है, उस पर मैं आ रहा हूँ। देखो, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं प्लेन चैप्टर। अभी मैं चलता हूँ। अब ये बताओ कि वेक्टर्स जो होते हैं और लाइन सेगमेंट दोनों में कोई फर्क है कि सेम ही होता है? वेक्टर में डायरेक्शन होती है, वेरी गुड। याद रखना, जब एक्चुअली में क्या होता है कि वेक्टर्स जो होते हैं ना वो मूवेबल होते हैं। मतलब जैसे ये वेक्टर है भाई, अब इस वेक्टर को अगर मैं क्या करूं, ऊपर से नीचे ले आऊं, तो भी वो कौन सा वेक्टर है? ये अलाउ है, वो सेम वेक्टर है। वेक्टर्स में अगर आप मूव कर रहे हो उसको तो ये अलाउ होता है। यही तो कमाल की बात है वेक्टर में, जो टीचर लोग नहीं समझाते। वेक्टर्स में मूवमेंट अलाउड होता है। मतलब मैं इस वेक्टर को कहाँ ला सकता हूँ, यहाँ भी, तो भी वो क्या है, सेम वेक्टर। सेम वेक्टर, सेम वेक्टर, सेम वेक्टर। बस क्या नहीं करना है, रोटेट, डायरेक्शन नहीं चेंज करना। क्या नहीं करना है, डायरेक्शन बदल दी ना तो ये वेक्टर बदल जाएगा। वेक्टर जो होता है आप मूव कर सकते हैं, ये सेम वेक्टर है, ए ही वेक्टर है, अभी भी ये 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 वेक्टर है। अगर आपने इसको घुमा दिया हल्का सा तो डायरेक्शन बदल गई। अगर आपने उसको हल्का सा यूं कर दिया, डायरेक्शन बदल गए वेक्टर। बस रोटेट नहीं करना उसको। बाकी आपको ऊपर लाओ, नीचे लाओ, इधर लाओ, उधर लाओ, सब चलता है। तो वेक्टर्स आर मूवेबल एक्चुअली, है ना? ये चीज अगर आप समझ गए ना तो बस धमाल मचा दो। वेक्टर्स मूव करते हैं, इसीलिए क्या होता है कि जैसे उसने सवाल पूछा, उसका सवाल बहुत अच्छा था क्योंकि उसको ये बात पता ही नहीं थी कि वेक्टर्स मूवेबल है। अब जैसे यार ये दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स ये पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल है कि नहीं पैरेलल? लेकिन वेक्टर तो मूव कर सकते हैं, तो ये कहाँ जा सकता है, मर्ज हो सकता है कि नहीं? वेक्टर्स पैरेलल हैं पर वेक्टर्स क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। तो ये एक्चुअली में पैरेलल और एक के ऊपर एक दोनों एक ही बात हो गई वेक्टर चैप्टर के हिसाब से। तो समझ रहे हो, सृष्टि तुम्हारा सवाल समझ में आया? उसका क्या जवाब है? पैरेलल वेक्टर्स नाम की कोई चीज नहीं होती वेक्टर चैप्टर। पैरेलली क्या हो जाते हैं, एक के ऊपर एक, यानी क्या, कोलिनियर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा इधर देखो, ये दो वेक्टर हैं जो पैरेलल हैं कि नहीं है? ये दो वेक्टर पैरेलल हैं, पैरेलल है कि नहीं है, आप बताओ। तो ये आप देखो, एक क्या बना रहा है, एक ऐसा करके एक टैबलेट टाइप का दिखेगा क्या? दो वेक्टर ने क्या बना दिया, एक ऐसा। अगर मैं इसके पैरेलल लाऊं और उसके पैरेलल लाऊं तो क्या बन जाएगा, टैबलेट। अगर मैं इसको एक पैरेलल लाऊं यहाँ पे और इसके पैरेलल इधर लाऊं तो क्या बन जाएगा, एक टैबलेट बन जाएगा। टैबलेट मतलब होता है प्लेन। क्या होता है, प्लेन होता है। ठीक है ना? दुनिया का कोई भी यार आप दो वेक्टर ले लेना, जैसे ये वेक्टर लिया मैंने और ये वेक्टर लिया, दोनों वेक्टर क्या है, क्या ये पैरेलल है? नहीं है। अब आप बताओ ये क्या बना रहे हैं? काश मेरे पास तीसरा हाथ होता। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, चलो इधर, ये क्या बना रहे हैं, ऐसे करके प्लेन बना रहे हैं, ऐसे करके प्लेन बना रहे हैं। अच्छा इधर देखो, अगर ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो कैसा प्लेन बनेगा इस बार, ऐसा प्लेन बनेगा। दो वेक्टर जो हैं वो क्या बनाएंगे, अगर दो वेक्टर है तो क्या बनाएंगे,
ऐसा करके प्लेन आएगा, ऐसा करके प्लेन आएगा। दो वेक्टर एक टैबलेट बना देते हैं, और एक टैबलेट या एक प्लेन में कितनी लाइन खींच सकते हो? एक टैबलेट में, जैसे ये टैबलेट, इसमें कितनी लाइन खींच सकता हूँ? ऐसे ऐसे ऐसे, कितनी लाइन खींच सकता हूँ? और ये लाइंस क्या होते हैं, एरो के साथ क्या होते हैं? वेक्टर्स। लाइन ही क्या होता है? वेक्टर्स होते हैं। और इसको बनाया किसने था, इस प्लेन को किसने बनाया था? दो वेक्टर ने, इस वेक्टर ने और इस वेक्टर ने। इन दो वेक्टर ने क्या किया था, ये प्लेन बनाया था। और उस प्लेन पे कितनी लाइन बन सकती है? तो दो दुनिया के कोई भी दो वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर, जो पैरेलल ना हो, वो क्या क्रिएट करते हैं? ठीक। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर ने प्लेन बनाया, लेकिन क्या तीन वेक्टर भी हमेशा कोप्लेनर होते हैं? जरूरी नहीं है। जैसे ये वेक्टर क्या हो गया, उसी प्लेन पर है जो इन दोनों ने बनाया था। ये वाला वेक्टर किस प्लेन में चिपका हुआ है? आप इसकी मोटाई को इग्नोर कर दो, इसकी मोटाई को इग्नोर कर दो। ये किस प्लेन पे है? जो इस वेक्टर ने बनाया था उसी पर लाई करता है। तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या हो गया, कोप्लेनर। लेकिन अगर बाई चांस ये गंदा इंसान निकल जाए और ऐसा आ जाए, तो क्या उस प्लेन पर लाई कर रहा है? नहीं, वो तो ऐसे बाहर आ रहा है। अगर ये वेक्टर ऐसा है तो क्या उन दोनों के प्लेन पर लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर ऐसा वेक्टर है तो क्या प्लेन पर लाई कर रहा है? प्लेन पर लाई करने का मतलब होता है कि उस लाइन का एक एक पॉइंट प्लेन पर होना चाहिए, एक एक पॉइंट। क्या सारा पॉइंट, जितने पॉइंट है उस वेक्टर के, स्पेन के जितने पॉइंट है, सारे प्लेन पर लाई कर रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा बताओ, ये वेक्टर कैसा है? मोटाई इग्नोर कर दो, ये कोप्लेनर है कि नहीं? ये कैसा है? ये कैसा है? ये इस वाले वेक्टर और इस वेक्टर के प्लेन पर ही है। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये क्या लग रहा है? ये कोप्लेनर नहीं। बात समझ में आ रही है मेरी या नहीं? ठीक है। अब आते हैं वापस से बोर्ड पे। ये आप समझ गए तो आप सब समझ जाओ, है ना? ये मजाक की बात नहीं है, ये ऐसे ही पढ़ा ही सकते हैं वेक्टर थ्योरी। तो एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, देखो यार, तो ये बताइए कि अगर दो वेक्टर ऐसे हैं जो कैसे हैं, नॉन कोलिनियर, तो वो हमेशा क्या होंगे? दो वेक्टर जो नॉन कोलिनियर है, एक के ऊपर एक नहीं है, वो क्या बनाते हैं हमेशा? लेकिन क्या तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे? हो भी सकते हैं और हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो थ्री वेक्टर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, या तो वो क्या होंगे, वो प्लेनर होंगे, और या तो क्या होंगे कि तीसरा वेक्टर कैसे होगा, बाहर की तरफ निकल रहा होगा। तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर। थ्री वेक्टर्स में दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन दो वेक्टर्स अगर क्या है, नॉन कोलिनियर, तो पक्का क्या बना रहे हो, एक प्लेन बना रहे हो। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, हिम्मत मत हारना यार, थोड़ा सा ये बस स्टार्टिंग फेज आप निकाल ले जाओ, ये चैप्टर आपको पूरे नंबर देता है, 20 के 20। ठीक है। हाँ, क्या हो गया?
ठीक है। अब सुनना ध्यान से। मान लीजिए दो वेक्टर ए और बी है। जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने एक टैबलेट बना दिया। उस टैबलेट में कितने वेक्टर खींच सकते हो? अनगिनत, है ना? तो जितने वेक्टर इस टैबलेट में आ सकते हैं, वो सारे वेक्टर दरअसल कैसे बनते हैं? उन दोनों वेक्टर को जोड़ के बनते हैं। यानी जितने वेक्टर उस प्लेन में आएंगे, जिस जिस प्लेन को किसने बनाया था? ए और बी ने बनाया था। वो सारे वेक्टर कैसे होते हैं? ए प्लस लैम्डा बी फॉर्मेट में। अब आप सोचोगे यार, ये लैम्डा क्या आ गया? क्या चीज है लैम्डा? लैम्डा कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना? अब भाई ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मैं कहूँ कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक वेक्टर है, और एक वेक्टर है आई प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया? एक टैबलेट क्रिएट किया। अब उस टैबलेट में कितनी लाइन खींच सकते हो आप? उस टैबलेट में कितनी लाइनें खींच सकते हो? बहुत सारी। तो वो जितने अलग अलग वेक्टर दिख रहे हैं, जैसे ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, ये अलग अलग वेक्टर दिख रहे हैं, ये सब एक ही फॉर्मेट में होते हैं। ये पहला वाला वेक्टर क्या करो आप, ऐसा ही लिख दो जैसा है, और अगला वेक्टर में क्या ऐड कर दो, क्या मल्टीप्लाई कर देना, कोई लैम्डा या कोई कांस्टेंट। भाई समझ रहे हो? अगले वेक्टर में क्या ऐड कर देना, कोई लैम्डा या कोई कांस्टेंट। आप कहोगे इसमें तो सर अनगिनत वेक्टर आ सकते हैं ना। आप तो एक ही वेक्टर दिला रहे हो लैम्डा से। भाई लैम्डा क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। लैम्डा क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। जैसे किसी क्वेश्चन में लैम्डा कितना रखोगे आप? 2 रखोगे। कितना रखोगे? 2। ठीक। तो आपको वेक्टर कौन सा मिलेगा? ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, सी वाला। क्या वैल्यू आएगी उसकी? 2i कैप और 2 इंटू 2i कैप, 2i कैप कितना? 4i कैप। 3j कैप और 2 इंटू 3 6, 9 जे कैप। और 4k कैप और 2 इंटू -17 यानी -10k। अच्छा, किसी क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? 2 की जगह क्या हो जाएगी? कुछ बदल जाएगी, हो सकता है कितनी हो जाए? 2 की जगह पे 1/4 हो जाए। तो उसमें जोड़ोगे तो कुछ और आ जाएगा। समझ रहे हो? पर जितने भी वेक्टर आएंगे ना, जो इस ए और बी से वाले टैबलेट में आएंगे, जितने भी वेक्टर ए और बी से मिलके जो टैबलेट बनेगा उसमें आएंगे, जितने वेक्टर, वो सब कैसे बनते हैं? सब कैसे बनते हैं? ए में क्या जोड़ के, कोई लैम्डा और बी वेक्टर जोड़ के सारे वेक्टर आपको ऐसे मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी पर पूरा चैप्टर आपका डिपेंडेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूँ? पूरा चैप्टर आपका इसी पर डिपेंडेंट है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90, इसका और इसका। तो उनका डॉट प्रोडक्ट, अच्छा, डॉट प्रोडक्ट वगैरह भी आपको आता है कि नहीं आता? डॉट प्रोडक्ट कोई ऐसा है जिसको नहीं आता है करना? हाँ, डॉट प्रोडक्ट करना नहीं आता। चलो एक काम करते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट्स बता ही देता हूँ क्या होता है। देखो, अगर आपके पास 3i कैप है, 4j कैप है, और क्या है, 2k कैप, और यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर है i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, तो डॉट प्रोडक्ट कहता है कि जिनमें रिश्ता हो उन्हीं में दोस्ती कराओ। जैसे आई आई में रिश्ता है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 इंटू, तो चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 इंटू 6। तो बताओ 3 और 6 कितना होता है? 18। अब बताओ 4J की दोस्ती किससे होगी? जे से। तो कितना हो जाएगा?
20, और 2k की दोस्ती किससे होगी? 6 से, तो 2 और 2 6 कितना हो जाएगा? 12। तो ये क्या आ गया? वैल्यू आ गई आपको। कितनी वैल्यू मिली? 50। इसीलिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर नहीं आता, बल्कि क्या आता है? नंबर। क्या आता है? नंबर आता है। इसी वजह से डॉट प्रोडक्ट को किताबों में क्या लिखा जाता है? डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं पर आंसर एक नंबर आता है, नंबर को ही मैथ्स में स्केलर बोला जाता है। वेक्टर दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं पर आंसर आ रहा है स्केलर। ठीक। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है आपस में, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो। तो अगर मैं कहूँ 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, ये वेक्टर, और ai कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ये दो वेक्टर अगर मैं कहूँ क्या है? परपेंडिकुलर। तो बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्या कहेंगे आप? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट क्या होता है? दोनों का डॉट क्या होता है? जीरो। 4i किससे मल्टीप्लाई होगा? ए से। 3j किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, तो कितना? 6। और -1 किससे होगा? 5 से, तो कितना हो जाएगा? -5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। 4a+1 जीरो आ गया। ये कितना आ जाएगा? -1/4। तो यही आपको निकालना था, एक ही वैल्यू तो निकल गई। ठीक है। इतना समझ में आता है क्या? डॉट समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ एक सी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है जो कि विच इज कोप्लेनर विद ए एंड बी, यानी ए और बी जो टैबलेट बनाएंगे, उसी टैबलेट में सी एक लाइन खींची गई। ए और बी ने क्या बनाया? एक टैबलेट बनाया, और सी कह रहा है मैं उस कोप्लेनर हूं इन दोनों के साथ, मतलब मैं उसी टैबलेट में खींची गई कोई क्या हूं? लाइन। कह रहा है कि मैं कोप्लेनर हूं, और साथ ही में सी का डॉट जो है वो डी के साथ कितना है? या आपसे बोल रहा है कि सी जो है वो परपेंडिकुलर है डी के साथ। तो आपको बतानी है वैल्यू ऑफ सी को, सी वेक्टर की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू। जबकि दिया हुआ है ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस j प्लस 3k कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप -2j कैप प्लस 7k कैप, और डी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये क्वेश्चन। तो बताइए क्या करना चाहिए? सी अगर इस प्लेन पर है तो सी वेक्टर क्या होगा? कोई बताएगा? अभी लिखाया था। सी किसके टैबलेट में? वेरी गुड, ए प्लस लैम्डा बी। ए आप लिख दो, ये ए है, और लैम्डा टाइम्स बी लिख दो, जोड़ दो दोनों को। 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी, यानी 4i कैप -2j कैप प्लस 7k कैप। ये वेक्टर सी आ गया। लेकिन क्या लैम्डा के फॉर्म में आंसर बताओगे क्या? नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? 2 + 4 लैम्डा, जितना आई का पार्ट है वो साथ में कर दो। तो 2 + 4 लैम्डा i कैप में, फिर 1j है, और -2 × लैम्डा, तो 1 - 2 लैम्डा j कैप, 3k कैप, और 7 × लैम्डा, तो कितना हो जाएगा? 3 + 7 लैम्डा। ये सी वेक्टर डी के साथ क्या है? इसी तीसरे वेक्टर डी के साथ क्या है? तो
उन दो सी का डी से डॉट क्या होगा? सी का डी से डॉट, अब सी का डी से डॉट कर दो, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा बताइए? टू का मल्टीप्लाई किससे होगा? सी इंटू डी करो, टू इंटू टू प्लस फोर लैम्डा कितना होगा? फोर प्लस एट, फिर प्लस करिए और कौन दोनों मल्टीप्लाई होंगे? थ्री और वन माइनस, थ्री माइनस सिक्स लैम्डा, और कौन कौन मल्टीप्लाई होगा? वन इंटू क्या, इतना, तो हो जाएगा थ्री प्लस सेवन लैम्डा, और ये वैल्यू किसके बराबर है? जीरो के बराबर। तो यार बताइए आप मुझे, एट लैम्डा में से सिक्स लैम्डा गया तो कितना बचा? टू लैम्डा, और टू लैम्डा प्लस सेवन लैम्डा कितना हो गया? नाइन लैम्डा, और चार तीन सात दस, यहाँ से लैम्डा आपको क्या मिलेगा? माइनस टेन बाई नाइन। माइनस टेन बाई नाइन कहाँ पुट करना है आपको, बताओगे? सी की वैल्यू में, ये सी का वैल्यू था ना, इसमें लैम्डा की जगह क्या पुट कर दो? जहां जहां लैम्डा है क्या पुट कर दो? माइनस टेन बाय, आपका बताओ आंसर क्या हो जाएगा? टू प्लस फोर इंटू माइनस टेन बाई नाइन, मतलब फोर्टी बाय नाइन। नाइन इधर गया, नाइन टू टू एटीन होता है, तो माइनस ट्वेंटी, है ना? वैसे इधर कर लेना, तो वन माइनस टू लैम्डा, टू इंटू माइनस टेन बाय नाइन, तो ट्वेंटी बाय नाइन आ जाएगा, और वन प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ट्वेंटी नाइन बाय ट्वेंटी जी। और वैसे इधर सॉल्व करना हो, सेवन इंटू माइनस माइनस सेवेंटी बाय नाइन और थ्री, तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन, हो जाएगा माइनस फिफ्टी थ्री अपॉन नाइन। सॉरी यार, ये गलत हो गया, चलो। ये आपका आंसर है, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक, चलो आज की क्लास इतनी रखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा वक्त लेगा चैप्टर, अच्छे से करेंगे, ठीक है। बहुत सी नई नई चीजें आपको बताएंगे, और ये चैप्टर जितना मैं पढ़ा दूंगा उसके बाहर से आज तक जिंदगी में नहीं आया किसी पेपर में, इस बार भी नहीं आया, लिखवा लो बस। तुम पूरी मैथ छोड़ दो, कम से कम बीस, हाँ 20 नंबर में तुमको इसकी जरूर दिला दूंगा।